अकबर बीरबल की नई कहानी, सोने का पेड़ चमकता सितारा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब आदमी आया। उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा बीज है जिससे सोने का पेड़ उगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे। बादशाह ने पूछा, क्या सचमुच ऐसा संभव है? वह आदमी बोला, जी हाँ, बस इस बीज को बो दीजिए, कुछ दिनों में सोने के फल लगेंगे। बादशाह लालच में आ गए। उन्होंने तुरंत बीज खरीद लिया और बाग में बोने का आदेश दिया। कई दिन बीत गए पर कुछ भी नहीं उगा। अब बादशाह को गुस्सा आया। उन्होंने उस आदमी को पकड़कर दरबार में बुलवाया। तुमने हमें धोखा दिया है। बादशाह गरजे। तभी बुद्धिमान मंत्री बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए। बीरबल ने उस आदमी से कहा, ये बीज जरूर उगेगा, लेकिन इसे वही बो सकता है जिसने कभी जीवन में झूठ न बोला हो। दरबार में खामोशी छा गई। हर दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। आखिर सबको एहसास हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। वह आदमी घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। ये बीज साधारण है। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस आदमी को माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि आगे से कभी झूठ न बोले। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सोने का पेड़ कहीं बाहर नहीं, हमारी ईमानदारी में छिपा है। स्मॉल डायमंड सीख, लालच और झूठ कभी फल नहीं देते, सच्चाई ही असली सोना है। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 2। उस आदमी की सच्चाई सामने आने के बाद दरबार में शांति छा गई। लेकिन बादशाह अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर कोई सचमुच ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे सोना उगाया जा सके, तो हमारा राज्य कितना समृद्ध हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सोना खेतों में नहीं, लोगों की मेहनत में उगता है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने अगले दिन एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति अपने काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी और मेहनत दिखाएगा, उसे विशेष इनाम मिलेगा। अगले कुछ दिनों में अजीब बदलाव दिखने लगे। स्मॉल डायमंड किसान और ज्यादा मेहनत से खेती करने लगे। स्मॉल डायमंड व्यापारी सही तौल देने लगे। स्मॉल डायमंड सैनिक अपनी ड्यूटी और सावधानी से निभाने लगे। कुछ ही महीनों में राज्य की आमदनी बढ़ गई। बाजार खुशहाल हो गए। लोगों के घरों में सुख समृद्धि आने लगी। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, सचमुच लगता है जैसे पूरे राज्य में सोने के पेड़ उगाए हों। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये वही सोना है जो मेहनत और सच्चाई से पैदा हुआ है। तभी दरबार का एक लालची मंत्री, जो पहले उस नकली बीज वाले आदमी का समर्थक था, मन ही मन जलने लगा। उसने सोचा, अगर लोग ऐसे ही ईमानदार बनते रहे तो मुझे बेईमानी से फायदा कैसे होगा। उसने चुपचाप एक नई चाल चलने का निश्चय किया। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 3। वह लालची मंत्री रात के अंधेरे में कुछ व्यापारियों से मिला। उसने कहा, अगर तुम लोग फिर से मिलकर कम तौल दोगे और ज्यादा दाम लोगे, तो आधा मुनाफा मेरा होगा। कुछ लालची व्यापारी उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे बाजार में फिर से गड़बड़ी शुरू हो गई। लोगों को कम सामान मिलने लगा, कीमतें बढ़ने लगीं। बादशाह अकबर तक शिकायतें पहुंचने लगीं। उन्होंने दरबार में पूछा, आखिर यह सब कैसे हो रहा है? हमने तो ईमानदारी का इनाम रखा था। बीरबल समझ गए कि जरूर कोई अंदर से गड़बड़ी कर रहा है। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने घोषणा करवाई, कल दरबार में एक ऐसा जादुई आईना लाया जाएगा जो झूठे और बेईमान लोगों का असली चेहरा दिखा देगा। ये खबर सुनते ही पूरे नगर में हलचल मच गई। सबको डर लगने लगा। अगले दिन दरबार में एक बड़ा सा कपड़े से ढका आईना रखा गया। बीरबल बोले, जो भी खुद को ईमानदार मानता है, वह इस आईने के सामने खड़ा हो। एक एक करके लोग आगे आने लगे। सच्चे लोग निडर होकर खड़े हो गए, लेकिन वही लालची मंत्री बार बार पीछे हटने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। बादशाह ने कहा, मंत्री जी, आप आगे क्यों नहीं आते? वह हकलाने लगा, जहांपनाह, मैं बाद में आऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली जादू आईने में नहीं, इंसान के मन में होता है। जो दोषी होता है वही सबसे ज्यादा डरता है। ये सुनते ही मंत्री के होश उड़ गए। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 4। दरबार में सन्नाटा छा गया। लालची मंत्री के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बादशाह अकबर ने कड़क आवाज में कहा, मंत्री जी, अगर आप ईमानदार हैं तो आईने के सामने जाने में डर कैसा? मंत्री कांपते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह आईने के सामने खड़ा हुआ, उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। दरबारियों ने हैरानी से देखा, आईना बिल्कुल सामान्य था। उसमें वही चेहरा दिखाई दे रहा था। बादशाह ने गुस्से से पूछा,
बीरबल, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैंने पहले ही कहा था, असली जादू आईने में नहीं, इंसान के मन में होता है। अगर किसी ने बेईमानी की है तो उसका डर ही उसका असली चेहरा है। इतना सुनते ही मंत्री घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने व्यापारियों को उकसाया था। आधा मुनाफा लेने की योजना मेरी ही थी। पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने हमारे राज्य की खुशहाली से खिलवाड़ किया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो इसे ऐसी सजा दी जाए जिससे राज्य को लाभ हो। अकबर ने सिर हिलाया, बताओ क्या सजा हो। बीरबल बोले, इसे 1 साल तक नगर के बाजारों में खड़े होकर खुद निगरानी करनी होगी। जो भी व्यापारी गलत तौल करेगा उसकी सजा ये स्वयं तय करेगा, और अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली तो इसकी पदवी छीन ली जाएगी। मंत्री समझ गया कि अब उसे सच्चाई से काम करना ही होगा। धीरे धीरे बाजार फिर से सुधरने लगे। व्यापारी डर से नहीं बल्कि सीख से ईमानदार बनने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। लोग कहने लगे, अब हमारे नगर में सचमुच सोने के पेड़ उगाए हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुमने हमें फिर से सिखाया कि असली सोना धन नहीं बल्कि विश्वास होता है। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, जब विश्वास मजबूत हो तो राज्य अपने आप चमकने लगता है। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 5। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। बाजार ईमानदार हो चुके थे, लोग खुश थे। लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा ये सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, अगर अकबर का राज्य ऐसे ही तरक्की करता रहा तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी। उसने एक चाल चली। उसने अपने जासूसों को अकबर के राज्य में भेज दिया। उनका काम था लोगों के बीच अफवाह फैलाना। कुछ ही दिनों में अजीब बातें फैलने लगीं। राजकोष खाली हो रहा है, इनाम बंद होने वाला है, कर टैक्स बढ़ने वाला है। लोगों के मन में डर बैठने लगा। बाजार फिर से अस्थिर होने लगे। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो वे चिंतित हो गए। बीरबल, हमने तो सब ठीक कर दिया था, फिर ये अशांति क्यों? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस बार दुश्मन बाहर से नहीं अंदर से डर फैलाकर वार कर रहा है। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन पूरे नगर में घोषणा हुई, कल दरबार में सच का दिन मनाया जाएगा। जो भी व्यक्ति कोई अफवाह सुने वह दरबार में आकर खुलकर बताए। अगले दिन सैकड़ों लोग दरबार में आए। हर कोई अपनी सुनी हुई बात बताने लगा। बीरबल ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने देखा कि हर अफवाह की जड़ कुछ अनजान चेहरों तक जा रही है। उन्होंने सैनिकों को संकेत दिया। कुछ ही देर में वे जासूस पकड़ लिए गए। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्हें पड़ोसी राज्य के राजा ने भेजा था। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह अकबर गुस्से में बोले, तो ये सब हमारी एकता तोड़ने की साजिश थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब लोग सच्चाई सुनने और बोलने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो कोई भी अफवाह ज्यादा देर टिक नहीं सकती। लोगों का डर खत्म हो गया। राज्य पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन पड़ोसी राजा ने हार नहीं मानी। उसने इस बार एक और खतरनाक योजना बनाई। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 6। पड़ोसी राजा ने इस बार सीधी चाल चलने का फैसला किया। उसने एक मशहूर ज्योतिषी को अकबर के दरबार में भेजा। ज्योतिषी ने आकर घोषणा की, जहांपनाह, ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि आपके राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। अगर तुरंत भारी कर नहीं बढ़ाया गया और खजाना नहीं भरा गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। दरबार में फिर से हलचल मच गई। कुछ मंत्री डर गए और बोले, महाराज, सावधानी में ही भलाई है। अकबर थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा, महाशय, क्या आपके ग्रह नक्षत्र यह भी बताते हैं कि यह संकट कब आएगा? ज्योतिषी बोला, 3 महीने के अंदर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर 3 महीने तक हम इंतजार करेंगे। अगर संकट आया तो हम आपकी बात मानेंगे, अगर नहीं आया तो। ज्योतिषी थोड़ा घबरा गया लेकिन बोला, तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। 3 महीने बीत गए। राज्य में कोई संकट नहीं आया, बल्कि मेहनत और एकता के कारण खुशहाली और बढ़ गई। दरबार में फिर सभा बुलाई गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संकट ग्रहों में नहीं, लोगों के डर में होता है। अगर हम डरकर गलत फैसले लें तो वही असली संकट बन जाता है। ज्योतिषी घुटनों पर गिर पड़ा और कबूल किया कि उसे पड़ोसी राजा ने भेजा था ताकि कर बढ़वाकर जनता को नाराज किया जा सके। अकबर ने उसे दंड देकर वापस भेज दिया और पड़ोसी राजा को कड़ा संदेश भिजवाया, हमारा राज्य सोने से नहीं, विश्वास और समझदारी से चलता है। अब पड़ोसी राजा पूरी तरह शर्मिंदा हो गया।
उसने शांति का प्रस्ताव भेजा। राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग कहने लगे, हमारे यहाँ सचमुच सोने का पेड़ उग चुका है और उसकी जड़ है ईमानदारी, एकता और बुद्धि। बादशाह ने दरबार में घोषणा की, आज से हर वर्ष सच का दिन मनाया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 7। शांति प्रस्ताव के बाद पड़ोसी राजा ने ऊपर ऊपर से दोस्ती तो कर ली, लेकिन उसके मन में अब भी अहंकार बाकी था। एक दिन उसने अकबर को एक अनोखा उपहार भेजा, एक सुंदर सोने का संदूक। संदूक के साथ एक पत्र था, इसमें आपके लिए अनमोल तोहफा है, पर इसे वही खोल सकता है जो सबसे बुद्धिमान हो। दरबार में कौतूहल बढ़ गया। संदूक को दरबार के बीच में रखा गया। अकबर ने कहा, इसे खोला जाए। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसमें लिखा था, अगर आप सचमुच इतने ही बुद्धिमान हैं तो बताइए, इस संदूक में असली सोना कहाँ है। दरबारियों ने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हिलाया, ठोका, पर अंदर कुछ खास नहीं मिला। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीरे धीरे उठे, संदूक के चारों ओर घूमे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, असली सोना संदूक के अंदर नहीं बल्कि इस प्रश्न में छिपा है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, पड़ोसी राजा ये साबित करना चाहता है कि सोना ही सबसे अनमोल है, लेकिन उसने जो सबसे कीमती चीज भेजी है वह है सोचने की चुनौती। जब तक हम सोचते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तब तक हमारा राज्य समृद्ध रहेगा। यही असली सोना है। फिर बीरबल ने संदूक के ढक्कन के अंदर एक छोटी सी परत दिखाई, जो शुद्ध सोने की थी। उन्होंने कहा, देखिए जहांपनाह, असली सोना ऊपर की चमक में नहीं, अंदर की गहराई में छिपा था। जैसे इंसान की असली कीमत उसके विचारों में होती है। अकबर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पड़ोसी राजा को उत्तर भिजवाया, हमने आपका सोना पा लिया है, और वह हमारी बुद्धि को और चमका गया। दरबार में फिर उत्सव मनाया गया, लेकिन उसी रात महल के खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया, और इस बार शक सीधे महल के अंदर के किसी व्यक्ति पर था। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 8। महल के खजाने से कीमती हार गायब होने की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। ये वही हार था जो कई पीढ़ियों से शाही खजाने में सुरक्षित रखा गया था। बादशाह अकबर ने कड़क आवाज में आदेश दिया, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता, कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा। सभी दरबारी, सैनिक और सेवक घबरा गए, क्योंकि इस बार चोर बाहर का नहीं, अंदर का ही कोई था। अकबर ने बीरबल से कहा, इस बार मामला बहुत गंभीर है। अगर महल में ही चोरी होने लगे तो भरोसा कैसे बचेगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, गलती जरूर करता है। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब घोषणा करवाई, महल के बगीचे में एक जादुई पौधा लगाया गया है। जो भी चोर होगा, उसके हाथ लगाते ही उस पौधे की पत्तियां काली हो जाएंगी। सभी लोग बगीचे में इकट्ठा हुए। एक एक करके सबने पौधे को छुआ। किसी की पत्तियां काली नहीं हुई। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, पौधा तो वैसा ही है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली जादू पौधे में नहीं था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी के हाथों की जांच करें। सैनिकों ने देखा, सबके हाथों पर मिट्टी लगी थी, सिवाय एक दरबारी के। वह दरबारी वही था जो पहले लालची मंत्री का मित्र रहा था। बीरबल बोले, जिसे डर था कि पौधा काला हो जाएगा, उसने उसे छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ साफ हैं। दरबारी घबरा गया। कुछ ही देर में उसने कबूल किया कि उसने हार चुराया था और महल के पीछे छुपा दिया था। हार बरामद हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, इतनी घटनाओं के बाद भी लोगों ने लालच नहीं छोड़ा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सोने का पेड़ हर बार परखा जाता है। जब तक लालच रहेगा, परीक्षा होती रहेगी। दरबार फिर शांत हो गया। राज्य में एक बार फिर भरोसा लौट आया। लेकिन उसी शाम एक रहस्यमय संदेश आया, जिसमें लिखा था, असली परीक्षा अभी बाकी है। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 9। रहस्यमय संदेश पढ़ते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। संदेश पर न कोई नाम था, न कोई मुहर। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये कौन हो सकता है जो बार बार हमारे राज्य की परीक्षा ले रहा है? बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा। कागज साधारण था, लेकिन लिखावट बहुत सुंदर और संतुलित थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण शत्रु नहीं, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिमान भी है और धैर्यवान भी। उसी रात महल की छत पर एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें अपने सोने के पेड़ पर इतना ही गर्व है तो कल सुबह सूर्योदय से पहले उसे खोज कर दिखाओ। अकबर चौंक उठे, हमारे राज्य में तो कोई असली सोने का पेड़ है ही नहीं। बीरबल हल्के से मुस्कुराए,
यही तो रहस्य है जहां पनाह। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही बीरबल ने अकबर को महल की ऊंची मीनार पर ले जाया। पूरा नगर शांत था। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैल रही थी। बीरबल ने नीचे खेतों की ओर इशारा किया, जहां किसान सुबह सुबह हल चला रहे थे। फिर बाजार की ओर, जहां व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे। फिर सैनिकों की ओर, जो पहरे पर खड़े थे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, पूरा नगर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। बीरबल बोले, जहां पनाह, देखिए यही है आपका सोने का पेड़। जब सूरज की रोशनी मेहनत, ईमानदारी और एकता पर पड़ती है तो पूरा राज्य सोने की तरह चमकता है। अकबर की आंखों में गर्व चमक उठा। उसी समय एक व्यक्ति मीनार की सीढ़ियों से ऊपर आया। वह पड़ोसी राज्य का वही राजा था। भेष बदलकर वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हें कई बार परखने की कोशिश की, लेकिन अब समझ गया कि तुम्हारी ताकत धन नहीं, तुम्हारे लोगों का विश्वास है। अकबर ने उसे उठाया। दुश्मनी से कभी समृद्धि नहीं मिलती। अगर तुम सच्ची मित्रता चाहते हो तो हमारा द्वार खुला है। पड़ोसी राजा ने हाथ जोड़ दिए और उसी दिन दोनों राज्यों के बीच सच्ची शांति स्थापित हुई। लेकिन जैसे ही सब नीचे उतरने लगे, बीरबल की नजर महल की दीवार पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी। एक ऐसा निशान जो किसी गुप्त सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। और बीरबल की आंखों में फिर वही रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 10। बीरबल दीवार के उस पुराने निशान को ध्यान से देखने लगे। वह निशान किसी पेड़ की आकृति जैसा था, जड़ें नीचे की ओर और शाखाएं ऊपर फैली हुई। बीरबल ने धीरे से दीवार को दबाया। अचानक पत्थर खिसक गया और पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। अकबर चौंक उठे। महल के अंदर गुप्त सुरंग? हमें इसके बारे में कभी पता नहीं चला। बीरबल बोले, जहां पनाह, कई बार पुरानी चीजें समय के साथ छिप जाती हैं, जैसे सच। सैनिक मशाले लेकर सुरंग में उतरे। अकबर और बीरबल भी उनके साथ गए। सुरंग लंबी थी और हवा ठंडी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। उस पर वही पेड़ का निशान बना हुआ था, लेकिन इस बार जड़ों के बीच एक छोटा सा संदूक रखा था। अकबर ने कहा, क्या ये वही असली परीक्षा है? बीरबल ने संदूक खोला। अंदर सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुराने कागज और एक शिलालेख था। शिलालेख पर लिखा था, जो भी इस राज्य का शासक बने वह याद रखे, राज्य की जड़ें जनता के विश्वास में होती हैं। अगर जड़ें मजबूत हैं तो शाखाएं अपने आप सोने सी चमकेंगी। अकबर ने गहरी सांस ली। तो यह महल के पूर्वजों का संदेश था। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली सोने का पेड़ हमेशा यही था, हमारी परंपरा, हमारी सीख और हमारे विश्वास में। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज पूरी तरह उग चुका था। पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। अकबर ने घोषणा की, आज से इस सुरंग को छिपाया नहीं जाएगा। इसे विश्वास कक्ष के नाम से जाना जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सके कि असली धन क्या है। दरबार में फिर उत्सव हुआ। लोगों ने महसूस किया कि उनका राज्य सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से महान है। और बीरबल, वह हमेशा की तरह चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही सब खुशियां मना रहे थे, बीरबल के हाथ में वह रहस्यमयी पत्र फिर से आ गया, जिसके पीछे अब एक नया वाक्य लिखा था, सोने का पेड़ तब तक जीवित है जब तक उसकी जड़ों की रक्षा होती रहे। और बीरबल समझ गए, परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 11। उस रहस्यमयी पत्र को हाथ में लेकर बीरबल कुछ देर चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सोच रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, अब तक की हर परीक्षा ने हमें बाहर से मजबूत किया है, लेकिन यह वाक्य जड़ों की रक्षा की बात कर रहा है, यानी भीतर की परीक्षा। उसी समय सूचना मिली कि कुछ गांवों में लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे हैं। कहीं पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, तो कहीं खेत की सीमा को लेकर तकरार। अकबर चिंतित हुए, अगर लोग आपस में ही बंट जाएं, तो हमारा सोने का पेड़ सचमुच सूख जाएगा। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि अगले सप्ताह पूरे राज्य में एकता सभा होगी। हर गांव से 2 प्रतिनिधि दरबार में आएंगे, एक बुजुर्ग और एक युवा। सभा का दिन आया। दरबार लोगों से भर गया। बीरबल ने बीच में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखवाया। फिर हर गांव के प्रतिनिधि से कहा, इस घड़े में अपने गांव की मिट्टी की एक मुट्ठी डालिए। धीरे धीरे घड़ा अलग अलग गांवों की मिट्टी से भर गया। फिर बीरबल बोले, अब बताए, कौन सी मिट्टी किस गांव की है? सब चुप हो गए, कोई पहचान नहीं सका। बीरबल मुस्कुराए, जब मिट्टी मिल सकती है तो दिल क्यों नहीं? अगर हम छोटी छोटी बातों पर बंटेंगे तो हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। अकबर ने खड़े होकर कहा, आज से हर विवाद पहले आपसी समझदारी से सुलझाया जाएगा।
जो गांव सबसे ज्यादा एकजुट रहेगा उसे विशेष सम्मान मिलेगा। लोगों ने तालियां बजाईं, झगड़े धीरे धीरे खत्म होने लगे। लेकिन उसी रात महल के विश्वास कक्ष में रखे उस शिलालेख पर एक नई दरार दिखाई दी। और बीरबल समझ गए, कोई है जो अब भी इस सोने के पेड़ की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 12। विश्वास कक्ष में शिलालेख पर पड़ी दरार को देखकर बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को पहरा बढ़ाने का आदेश दिया। अकबर ने पूछा, क्या कोई दुश्मन फिर से सुरंग तक पहुंच गया है? बीरबल ने शिलालेख को ध्यान से देखा। दरार नहीं थी और उसके पास हल्की सी राख जमी थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, ये दरार समय की नहीं, किसी इंसान की हरकत का परिणाम है। उन्होंने सुरंग के रास्ते की मिट्टी पर ध्यान दिया। कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, छोटे और हल्के। ये किसी सैनिक या मंत्री के कदम नहीं है, बीरबल ने कहा। ये किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जो चुपचाप अंदर आया और जल्दी में लौट गया। अगले दिन बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि विश्वास कक्ष में एक विशेष दीप जलाया जाएगा और जो भी उसे छुएगा उसके हाथों पर नीली रोशनी चमक उठेगी। रात को सबको वहां इकट्ठा किया गया। एक एक करके सबने दीप के पास हाथ रखा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी एक युवा शिष्य जो महल में लेखन का काम करता था, पीछे हटने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, आगे आओ। वह कांपते हुए आगे आया। जैसे ही उसने दीप को छुआ, उसके हाथों पर हल्की नीली चमक दिखाई दी। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, सच बताओ। युवा शिष्य रो पड़ा, मैंने ही शिलालेख को तोड़ा था, लेकिन मैं दुश्मन नहीं हूं। तो फिर क्यों? बीरबल ने पूछा। उसने कहा, मैं देखना चाहता था कि क्या सचमुच ये सोने का पेड़ सिर्फ एक कहानी है या असली ताकत। मैंने सोचा, अगर यह इतना मजबूत है तो एक दरार से क्या फर्क पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए। और अब क्या सीखा? युवा बोला, सीखा कि छोटी दरार भी पूरे विश्वास को हिला सकती है। अकबर ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि कहा, तुम्हारी गलती से हमें एक और सीख मिली। सोने का पेड़ सिर्फ दुश्मनों से नहीं, जिज्ञासा और लापरवाही से भी खतरे में पड़ सकता है। शिलालेख की दरार भरवा दी गई, लेकिन बीरबल ने जानबूझकर एक पतली सी रेखा वैसी ही रहने दी। अकबर ने पूछा, इसे पूरी तरह क्यों नहीं ठीक कराया? बीरबल बोले, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें, विश्वास की रक्षा रोज करनी पड़ती है। एक छोटी दरार भी चेतावनी होती है। महल में फिर शांति छा गई। लेकिन उसी समय सुरंग की गहराई से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना दरवाजा फिर से खुला हो। और बीरबल ने मशाल उठाए। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भागते रहे। सुरंग की गहराई से आए आवाज सुनकर बीरबल ने मशाल ऊंची उठाई। अकबर और कुछ विश्वसनीय सैनिक उनके पीछे पीछे चल पड़े। सुरंग पहले से भी ज्यादा ठंडी और सनकरी लग रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला था। बीरबल ने दरवाजा धीरे से धक्का दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे की दीवारों पर पुराने नक्शे टंगे थे, पूरे राज्य के गांवों, नदियों और खेतों के। बीच में एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक और शिलालेख रखा था। अकबर ने पढ़ा, अगर कभी राज्य की जड़ें कमजोर पड़े तो समाधान बाहर नहीं, जनता के बीच खोजो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये कमरा शायद हमारे पूर्वजों का गुप्त परामर्श कक्ष था। जब भी संकट आता होगा वे यहीं बैठकर सोचते होंगे कि लोगों का विश्वास कैसे बचाया जाए। तभी एक सैनिक बोला, महाराज, ये दरवाजा हाल ही में खोला गया लगता है। बीरबल ने चारों ओर देखा। दीवार के पास मिट्टी के ताजा निशान थे। उन्होंने कहा, कोई इस जगह का रहस्य जानता है और हमें यहाँ लाना चाहता था। अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। वही युवा शिष्य सामने आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। महाराज, उसने झुककर कहा, मैंने जानबूझकर आपको यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहता था कि आप इस कमरे को फिर से देखें। हमने सोने के पेड़ की बात तो सीखी, पर उसके असली नक्शे को भूल गए थे। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, कौन सा नक्शा? युवा ने दीवार की ओर इशारा किया। नक्शों पर हर गांव के पास छोटे छोटे चिन्ह बने थे, जहां स्कूल, कुएं और अनाज भंडार होने चाहिए थे। कुछ चिन्ह फीके पड़ चुके थे। बीरबल समझ गए, जहांपनाह, असली जड़ें यही हैं, शिक्षा, पानी, अन्न। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो कोई भी सोने का पेड़ सूख सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि हर गांव में व्यवस्था की जांच की जाए और जहां कमी हो उसे पूरा किया जाए। कुछ महीनों बाद राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। लोगों को शिक्षा मिली, पानी की व्यवस्था सुधरी और अनाज भंडार भर गए। एक शाम मीनार पर खड़े होकर अकबर ने कहा,
बीरबल, अब समझ आया कि सोने का पेड़ कोई चमत्कार नहीं बल्कि निरंतर प्रयास है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, पेड़ तभी जीवित रहता है जब उसकी जड़ों को रोज सींचा जाए। सूरज ढल रहा था, पूरा राज्य फिर से सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, और इस बार न कोई रहस्यमय पत्र आया, न कोई दरार पड़ी, क्योंकि अब सब जान चुके थे, सोने का पेड़ बाहर नहीं, हर दिल में उगता है। अकबर और बीरबल, सोने का पेड़, भाग 14। राज्य में अब शांति थी। गांव समृद्ध थे, बाजार ईमानदार, और विश्वास कक्ष लोगों के लिए सीख का स्थान बन चुका था। लेकिन समय कभी रुकता नहीं। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग साधु आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने दूर देशों की यात्रा की है। हर जगह आपके सोने के पेड़ की चर्चा है। लोग पूछते हैं, क्या ये पेड़ कभी सूख सकता है? अकबर मुस्कुराए, जब तक हम सतर्क हैं, ये पेड़ नहीं सूखेगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पेड़ बाहर से नहीं, अंदर से सूखता है। जब लोग सफलता को अधिकार समझने लगते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं, तब जड़ें कमजोर होने लगती हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने साधु से पूछा, आपका संकेत किस ओर है? साधु ने उत्तर दिया, आज लोग मेहनत कर रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या वे इस सोने के पेड़ की कहानी सिर्फ सुनेंगे या समझेंगे भी? ये सुनकर अकबर विचार में पड़ गए। अगले दिन उन्होंने एक नई घोषणा की, हर वर्ष सोने के पेड़ का दिवस मनाया जाएगा। उस दिन राज्य के बच्चे दरबार में आएंगे और सीखेंगे कि समृद्धि का असली रहस्य क्या है। कुछ समय बाद दरबार बच्चों से भर गया। बीरबल ने एक छोटा पौधा लाकर बीच में रखा। उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर इसे पानी न दिया जाए तो क्या होगा? एक बालक बोला, ये सूख जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, ठीक वैसे ही, अगर ईमानदारी और मेहनत न दी जाए तो राज्य सूख जाएगा। फिर उन्होंने बच्चों से उस पौधे को बारी बारी से पानी दिलवाया। अकबर ने घोषणा की, आज से हर बच्चा इस सोने के पेड़ का रक्षक है। वर्षों बीत गए, नई पीढ़ी बड़ी हुई, और एक दिन बीरबल बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि यह जिम्मेदारी नई बुद्धि को सौंपी जाए। अकबर की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा लगेगा, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, मैं रहूं या न रहूं, जब तक लोग सच बोलेंगे, न्याय करेंगे और एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे, सोने का पेड़ हमेशा जीवित रहेगा। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें फिर पूरे महल पर पड़ीं, और इस बार वह चमक पहले से भी ज्यादा गहरी थी। अकबर और बीरबल, सोने का पेड़, भाग 15। समय बीतता गया, नई पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी। सोने के पेड़ का दिवस अब पूरे राज्य का सबसे बड़ा उत्सव बन गया था। लेकिन हर चमक के पीछे एक परीक्षा छिपी होती है। एक दिन दरबार में खबर आई कि कुछ अमीर व्यापारी मिलकर अनाज को गोदामों में छुपा रहे हैं, ताकि बाद में महंगे दामों पर बेच सकें। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई। क्या हमारी नई पीढ़ी ने सोने के पेड़ की सीख भूलना शुरू कर दिया है? अब बीरबल वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये समय है ये देखने का कि जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्होंने उन व्यापारियों को बुलवाया। सबके सामने एक बड़ा सा तराजू रखवाया गया। बीरबल बोले, आज हम सोना नहीं, विश्वास तौलेंगे। व्यापारी घबरा गए। बीरबल ने लोगों से कहा, जो व्यापारी सच्चा होगा वह अपना गोदाम खोलकर सबके सामने अनाज दिखाएगा। कुछ व्यापारी तुरंत तैयार हो गए, लेकिन 3 व्यापारी चुप रहे। बीरबल मुस्कुराए, जो चुप है वही डरता है। जांच हुई और सच सामने आ गया। उन्होंने अनाज छुपाकर रखा था। अकबर ने सख्त दंड देने की सोची, लेकिन बीरबल ने कहा, दंड ऐसा हो जो सीख बन जाए। आदेश हुआ, उन व्यापारियों को पूरे राज्य में मुफ्त अनाज बांटना होगा, और सोने के पेड़ दिवस पर मंच से अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। उत्सव का दिन आया। हजारों लोग इकट्ठा थे। तीनों व्यापारी मंच पर आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हमने लालच में जड़ें काटने की कोशिश की, लेकिन अब समझ गए हैं कि बिना जड़ों के पेड़ नहीं बचता। लोगों ने उन्हें माफ कर दिया। उस दिन पहली बार अकबर ने घोषणा की, आज से सोने का पेड़ कोई कहानी नहीं, एक प्रतिज्ञा है। बीरबल ने आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी फिर से पूरे राज्य पर पड़ रही थी, और उन्होंने धीमे से कहा, जब तक लोग गलती से सीखते रहेंगे, तब तक ये पेड़ कभी नहीं सूखेगा। लेकिन उसी समय एक दूत दौड़ता हुआ दरबार में आया। महाराज, दूर पश्चिमी सीमा पर एक नया शासक उभरा है, और वह कहता है कि वह सोने के पेड़ को जड़ से उखाड़ देगा। दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। अकबर और बीरबल, सोने का पेड़, भाग 16। पश्चिमी सीमा से आई खबर ने पूरे दरबार को चिंतित कर दिया। दूत ने बताया, महाराज, उस नए शासक का नाम जाहिर खान है।
वह कहता है कि आपका राज्य दिखावे की समृद्धि पर टिका है। वह साबित करेगा कि सोने का पेड़ एक भ्रम है। अकबर शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई हमारी जड़ों को उखाड़ने आएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, विचार से होती है। कुछ ही दिनों में जाहिर खान का दूत एक चुनौती लेकर आया। अगर आपका सोने का पेड़ सचमुच इतना मजबूत है, तो हमारी ओर से 3 परीक्षाएं होंगी। यदि आप हार गए तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपका राज्य केवल किस्मत से समृद्ध है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। लार्ज डायमंड पहली परीक्षा। जाहिर खान ने कहा, हम आपके राज्य में 1 महीना रहेंगे। अगर हम लोगों के बीच अविश्वास फैला सके तो आप हारेंगे। वे लोग अलग अलग भेष में गांवों और बाजारों में फैल गए। उन्होंने अफवाहें फैलाने की कोशिश की। राजा कर बढ़ाने वाले हैं, अनाज कम पड़ने वाला है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लोग सीधे पंचायत में गए। फिर पंचायत से दरबार में सूचना पहुंची। सोने के पेड़ दिवस की शिक्षा अब लोगों की आदत बन चुकी थी। 1 महीने बाद जाहिर खान को स्वीकार करना पड़ा। पहली परीक्षा में वह असफल रहा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास था। जहांपनाह, बीरबल बोले, अब असली परीक्षा शुरू हुई है। और दूर पश्चिम की दिशा में धूल का गुबार उठ रहा था। शायद दूसरी परीक्षा का संकेत। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 17। जाहिर खान दरबार में आया और बोला, पहली परीक्षा में तुम्हारे लोग सफल रहे, अब दूसरी परीक्षा धन की होगी। उसने एक भारी संदूक मंगवाया। संदूक में सोने के सिक्के भरे थे। उसने कहा, हम ये सोना आपके राज्य के अलग अलग गांवों में बांटेंगे, लेकिन शर्त यह है, लोगों को बताया जाएगा कि यह गुप्त उपहार है। अगर वे इसे अपने पास रख लें और राज्य को न बताएं, तो समझा जाएगा कि आपका सोने का पेड़ लालच में हार गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत रहे और बोले, जहांपनाह, अनुमति हो तो ये परीक्षा हम स्वीकार करते हैं। सिक्के रातों रात अलग अलग गांवों में रख दिए गए। सुबह होते ही कुछ बच्चों को खेत के पास सोने की थैली मिली। उन्होंने तुरंत अपने बुजुर्गों को बताया। एक किसान बोला, ये राज्य का धन हो सकता है, इसे पंचायत में ले चलो। कुछ ही घंटों में खबर दरबार तक पहुंच गई। हर गांव से लोग थैलियां लेकर आ रहे थे। जाहिर खान ये देखकर हैरान रह गया। लेकिन तभी खबर आई, एक गांव से अभी तक कोई थैली वापस नहीं आई है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, हमें खुद वहां चलना चाहिए। वे उस गांव पहुंचे। गांव शांत था। मुखिया ने कहा, महाराज, हमें सोना मिला था, लेकिन हमने उसे छुपाया नहीं। बीरबल ने पूछा, तो फिर दरबार में क्यों नहीं भेजा? मुखिया मुस्कुराया, हमने उससे गांव का टूटा हुआ कुआं ठीक कर दिया, क्योंकि पानी सबका है और धन भी सबका होना चाहिए। सुनकर सब चुप हो गए। जाहिर खान ने कहा, लेकिन तुमने नियम तोड़ा। बीरबल मुस्कुराए, नियम का उद्देश्य राज्य का भला था, और इन्होंने वही किया। सोना जमा करने से ज्यादा जरूरी था लोगों की प्यास बुझाना। अकबर ने गर्व से कहा, यह है हमारे सोने के पेड़ की असली शाखा। जाहिर खान दूसरी परीक्षा भी हार गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, अब अंतिम परीक्षा होगी, और यह सबसे कठिन होगी। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर और बीरबल सोने का पेड़ भाग 18। दरबार में सन्नाटा था। जाहिर खान आगे बढ़ा और बोला, पहली परीक्षा में तुम्हारे लोगों ने अफवाहों को हराया, दूसरी में लालच को, अब तीसरी परीक्षा दिल की होगी। उसने घोषणा की, मैं तुम्हारे राज्य से 5 सबसे योग्य युवाओं को अपने राज्य ले जाऊंगा। उन्हें वहां ऊंचे पद, धन और सम्मान दिया जाएगा। अगर वे अपने राज्य को भूल गए और हमारे साथ रहने लगे, तो समझा जाएगा कि तुम्हारे सोने के पेड़ की जड़ें कमजोर हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली। क्या ये जरूरी है? बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यदि जड़ें सचमुच मजबूत हैं तो शाखाएं कहीं भी जाए पेड़ से जुड़ी रहेंगी। 5 होनहार युवा चुने गए। वे जाहिर खान के साथ उसके राज्य चले गए। महीने बीत गए। खबर आई कि वहां उन्हें महल, धन और पद दिए गए हैं। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, क्या वे लौटेंगे? अकबर चिंतित थे, लेकिन बीरबल ने कहा, विश्वास परीक्षा से गुजरकर ही मजबूत होता है। एक दिन अचानक पश्चिमी सीमा पर हलचल हुई। वही 5 युवा घोड़ों पर सवार होकर लौट रहे थे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने झुककर प्रणाम किया। जाहिर खान भी उनके पीछे आया। उसने कहा,
मैंने इन्हें धन दिया, शक्ति दी, सम्मान दिया, पर इन्होंने कहा हम जहां भी जाएं, हमारे दिल की जड़ें अपने राज्य में ही रहेंगी। इन्होंने मेरे राज्य में भी ईमानदारी और न्याय की सीख फैलानी शुरू कर दी। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सोने का पेड़ अब सिर्फ आपके राज्य में नहीं, बल्कि जहां जहां आपके लोग जाएंगे वहां वहां उगेगा। जाहिर खान ने सिर झुका दिया। मैं हार गया, क्योंकि मैंने समझा था कि ताकत सोने में है, पर असली ताकत चरित्र में है। अकबर ने हाथ बढ़ाया, तो आज से हम शत्रु नहीं, मित्र हैं। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। सूरज की किरणें फिर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, और बीरबल ने धीमे से कहा, जब जड़ें दिल में हो तो कोई भी उन्हें उखाड़ नहीं सकता। अकबर और बीरबल सोने का पेड़, भाग 19। जाहिर खान अब मित्र बन चुका था। दोनों राज्यों के बीच व्यापार, शिक्षा और कला का आदान प्रदान शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, एक नई समस्या सामने आई। कुछ युवा अब मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट में विश्वास करने लगे थे। वे कहते, हमारे पास पहले से ही समृद्धि है, मेहनत क्यों करें? अकबर चिंतित हुए, क्या सफलता ने ही हमें कमजोर बनाना शुरू कर दिया है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से है, आलस्य की। उन्होंने एक नई योजना बनाई, लार्ज डायमंड, खाली खेत की परीक्षा। बीरबल ने 5 युवाओं को बुलाया और उन्हें 5 खाली खेत दिए। कहा गया, 3 महीने में जो खेत सबसे अच्छा फल देगा उसे राज्य का युवा नेता बनाया जाएगा। 4 युवाओं ने मजदूर रख लिए। उन्होंने पैसे से काम करवाया, खुद महल में आराम करते रहे। 5वां युवा रोज खुद खेत में गया। कभी पानी की कमी होती तो खुद कुआं साफ करता, कभी बीज कम पड़ते तो खुद बाजार जाता। 3 महीने बाद खेतों की जांच हुई। 4 खेत ऊपर से हरे दिख रहे थे, लेकिन अंदर की मिट्टी कमजोर थी, क्योंकि देखभाल केवल ऊपर ऊपर हुई थी। 5वें युवा का खेत थोड़ा कम हरा था, लेकिन मिट्टी मजबूत थी, फसल टिकाऊ थी। बीरबल मुस्कुराए, ऊपरी चमक सोने जैसी दिख सकती है, पर असली सोना गहराई में होता है। अकबर ने 5वें युवा को सम्मान दिया। फिर दरबार में घोषणा हुई, सोने का पेड़ सिर्फ विरासत नहीं, जिम्मेदारी है। जो मेहनत करेगा वही उसकी छाया में खड़ा रह सकेगा। युवाओं को समझ आ गया कि समृद्धि स्थायी नहीं होती, उसे रोज कमाना पड़ता है। लेकिन उसी समय एक नई खबर आई। राज्य की उत्तरी सीमा पर अचानक सूखा पड़ गया है। नदियां सिकुड़ रही हैं, खेतों में दरारें पड़ रही हैं। और इस बार परीक्षा लालच या अफवाह की नहीं, प्रकृति की थी। बीरबल ने आकाश की ओर देखा, जहांपनाह, अब हमें साबित करना होगा कि हमारा सोने का पेड़ सिर्फ इंसानों से नहीं, प्रकृति से भी जुड़ा है। अकबर और बीरबल सोने का पेड़, भाग 20। उत्तरी सीमा पर सूखा पड़ चुका था। नदियों का पानी घट गया था, खेतों में दरारें थीं और किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। ये हमारे सोने के पेड़ की सबसे कठिन परीक्षा है, उन्होंने कहा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, जब जड़ें मजबूत हों तो पेड़ आंधी में झुकता है, टूटता नहीं। लार्ज डायमंड, पहला कदम, साझा भंडार। राज्य के अनाज भंडार खोल दिए गए। जिन क्षेत्रों में फसल अच्छी हुई थी, वहां से अनाज सूखे क्षेत्रों में भेजा गया। लोगों ने स्वेच्छा से योगदान दिया। किसानों ने कहा, आज उनकी बारी है, कल हमारी हो सकती है। लार्ज डायमंड, दूसरा कदम, पानी की योजना। बीरबल ने पुराने नक्शे मंगवाए, वही जो गुप्त कक्ष में मिले थे। उनमें पुराने तालाब और नहरों के चिन्ह बने थे। उन्होंने आदेश दिया कि सूखी नदियों से छोटी छोटी नहरें निकाली जाएं। पुराने तालाब फिर से गहरे किए जाएं। युवा, सैनिक और किसान सब मिलकर काम में लग गए। दिन रात मेहनत हुई। कुछ सप्ताह बाद पहली नहर में पानी बहने लगा। लोगों ने खुशी से जयकार की। लार्ज डायमंड, तीसरा कदम, नई सीख। अकबर ने घोषणा की, आज से हर गांव में एक जल दिवस मनाया जाएगा। बच्चों को सिखाया जाएगा कि पानी की रक्षा ही भविष्य की रक्षा है। धीरे धीरे सूखे का असर कम होने लगा। बारिश आए, तालाब भरे, खेतों में हरियाली लौट आए। अकबर ने मीनार से पूरे राज्य को देखा। सूरज की किरणें फिर से खेतों पर पड़ रही थीं। उन्होंने कहा, बीरबल, आप समझ आया, सोने का पेड़ सिर्फ इंसानों की ईमानदारी से नहीं, प्रकृति के सम्मान से भी जीवित रहता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं होती, वे जिम्मेदारी में होती हैं। राज्य पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। लेकिन दूर क्षितिज पर एक नया व्यापारिक कारवां दिखाई दे रहा था। विदेशी व्यापारी, नई वस्तुएं, नई तकनीकें, और उनके साथ नई चुनौतियां भी। अकबर और बीरबल, सोने का पेड़, भाग 21। विदेशी व्यापारियों का कारवां राजधानी में पहुंचा। वे अनोखी वस्तुएं लाए थे, चमकदार कपड़े, नए औजार और दूर देशों की मशीनें।
लोग उत्साहित थे। कुछ युवा बोले, अब हमें अपने पुराने तरीकों की क्या जरूरत, ये नई चीजें सब बदल देंगी। अकबर ने व्यापारियों का स्वागत किया, लेकिन बिरबल की नजर लोगों के बदलते मन पर थी। लार्ज डायमंड नई चुनौती परंपरा बनाम नवीनता। विदेशी व्यापारी बोले, अगर आप हमारी मशीनें अपनाएंगे तो उत्पादन दोगुना होगा, लेकिन बदले में हमें आपके कई पारंपरिक कारीगरों की जगह चाहिए। दरबार में बहस छिड़ गई। कुछ मंत्री बोले, लाभ बड़ा है, स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ कारीगर चिंतित हो गए, क्या हमारा हुनर बेकार हो जाएगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या नई चीजें अपनाना हमारे सोने के पेड़ को कमजोर करेगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह पेड़ नई शाखाएं निकाल सकता है, लेकिन जड़ों को काटकर नहीं। लार्ज डायमंड बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने एक प्रयोग कराया। एक कारीगर को कहा गया कि वह पारंपरिक तरीके से वस्त्र बनाए, दूसरे को नई मशीन दी गई। दोनों ने काम किया। मशीन वाला कपड़ा जल्दी तैयार हुआ, लेकिन कारीगर के हाथ का कपड़ा ज्यादा मजबूत और सुंदर था। बीरबल बोले, गति महत्वपूर्ण है, पर गुणवत्ता और आत्मा उससे भी अधिक। फिर उन्होंने सुझाव दिया, हम नई मशीनें अपनाएंगे, लेकिन अपने कारीगरों को सिखाकर। पुरानी कला और नई तकनीक मिलकर काम करेगी। व्यापारी मान गए। कुछ ही महीनों में राज्य का उत्पादन बढ़ा और कारीगरों का सम्मान भी बना रहा। अकबर ने घोषणा की, सोने का पेड़ बदलते समय के साथ बढ़ेगा, लेकिन अपनी जड़ों को थामे रखेगा। लोगों ने समझ लिया, प्रगति और परंपरा साथ चल सकती हैं। लेकिन एक युवा राजकुमार ने दरबार में प्रश्न उठाया, अगर भविष्य में कोई ऐसा समय आए जब परंपरा ही प्रगति के रास्ते में खड़ी हो जाए, तब क्या होगा। दरबार फिर शांत हो गया। बीरबल की आंखों में चमक आई। तब एक नई कहानी शुरू होगी। अकबर और बीरबल परंपरा की अंतिम परीक्षा भाग 22। दरबार में सन्नाटा था। युवा राजकुमार ने दोबारा पूछा, अगर कभी हमारी परंपराएं ही लोगों को आगे बढ़ने से रोक दें, तो क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह हर परंपरा पवित्र नहीं होती, कुछ समय के साथ बोझ भी बन जाती हैं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ बुजुर्ग मंत्री नाराज हो गए, क्या आप हमारी विरासत पर सवाल उठा रहे हैं। बीरबल शांत रहे। लार्ज डायमंड एक अनोखी परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक पुरानी भारी तलवार मंगवाई। वह राज्य की विरासत थी, वर्षों पुरानी। फिर उन्होंने एक नई हल्की तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, यह पुरानी तलवार हमारे गौरव का प्रतीक है, लेकिन अगर युद्ध आज हो तो कौन सी तलवार सैनिक के काम आएगी। सबने माना, नई तलवार अधिक उपयोगी है। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या हम पुरानी तलवार का अपमान करेंगे। राजकुमार बोला, नहीं, उसे सम्मान से सुरक्षित रखेंगे, लेकिन युद्ध में नई तलवार का उपयोग करेंगे। बीरबल ने झुककर कहा, बस यही उत्तर है। परंपरा को सम्मान दो, पर भविष्य के युद्ध नए औजारों से जीतो। लार्ज डायमंड अकबर का निर्णय। अकबर खड़े हुए और बोले, आज से हमारा राज्य हर परंपरा की जांच करेगा। जो लोगों को मजबूत बनाए उसे आगे बढ़ाया जाएगा, जो लोगों को कमजोर करे उसे बदला जाएगा। लोगों में नई ऊर्जा आ गई। राजकुमार ने सिर झुकाया, मैंने आज समझा कि असली शक्ति बदलाव को समझने में है। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक संदेश आया, सीमा पर पड़ोसी राज्य ने नई रणनीति से हमला कर दिया है। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अब हमें देखना होगा कि हमारा सोने का पेड़ तूफान में कितना मजबूत है। अकबर और बीरबल बुद्धि की जीत भाग 23। सीमा से खबर आई, पड़ोसी राज्य ने नई रणनीति अपनाई है। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन चालें तेज और चौंकाने वाली। दरबार में चिंता फैल गई। सेनापति बोले, हमें तुरंत पूरी सेना भेजनी चाहिए। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, वे नई रणनीति से हमला कर रहे हैं। अगर हम पुरानी रणनीति अपनाएंगे तो नुकसान हो सकता है। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए। लार्ज डायमंड बीरबल की चाल। बीरबल ने सुझाव दिया, हम सीधा युद्ध नहीं करेंगे, हम उन्हें भ्रम में डालेंगे। उन्होंने गुप्त रूप से खबर फैलवाई कि मुगल सेना 3 दिशाओं से हमला करने वाली है। असल में सेना एक ही दिशा में तैयार थी। पड़ोसी राज्य डर गया। उन्होंने अपनी सेना 3 हिस्सों में बांट दी। अब उनकी ताकत बिखर गई। अकबर ने सही समय देखकर सीमित लेकिन मजबूत हमला किया। युद्ध ज्यादा देर नहीं चला। पड़ोसी राज्य ने संधि का प्रस्ताव भेज दिया। लार्ज डायमंड असली जीत। दरबार में जश्न मनाया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, आज समझ आया कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। बीरबल मुस्कुराए,
जहांपनाह, सोने का पेड़ इसलिए मजबूत है क्योंकि उसकी जड़ें बुद्धि में हैं। राजकुमार आगे बढ़ा। मैंने सीखा कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर अपनाना चाहिए। राज्य पहले से अधिक मजबूत हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद दरबार में एक अजीब साधु आया। उसने कहा, मैं आपके सोने के पेड़ की असली परीक्षा लेने आया हूँ। दरबार फिर चुप हो गया। अकबर और बीरबल रहस्यमय साधु भाग 24। दरबार में वह अजीब साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक छोटी सी थैली। उसने कहा, मैं दूर पर्वतों से आया हूँ। सुना है आपका सोने का पेड़ बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हर पेड़ की असली परीक्षा तूफान नहीं, लालच होता है। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी परीक्षा क्या है? लार्ज डायमंड साधु की चुनौती। साधु ने अपनी थैली खोली। उसमें चमकदार बीज थे। वह बोला, ये बीज मैं आपके राज्य को देता हूँ। इन्हें बो दो और 1 साल में ये पेड़ असली सोना देगा। आपको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ मंत्री उत्साहित हुए। जहांपनाह, अगर यह सच है तो हमारा खजाना भर जाएगा। राजकुमार भी उत्सुक था, लेकिन बीरबल साधु को ध्यान से देख रहे थे। लार्ज डायमंड बीरबल का सवाल। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? साधु ने सिर हिलाया। अगर ये बीज इतने अनमोल हैं, तो आप इन्हें खुद क्यों नहीं बोते? साधु मुस्कुराया, मैं त्यागी हूँ, मुझे धन से क्या लेना? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, तो फिर हमें भी उस सोने की क्या आवश्यकता जो बिना मेहनत मिले? दरबार शांत हो गया। लार्ज डायमंड असली परीक्षा। बीरबल ने घोषणा की, जो धन बिना परिश्रम के मिले, वह अक्सर राज्य की जड़ों को कमजोर करता है। फिर उन्होंने किसानों को बुलाया। किसानों ने कहा, अगर हम मेहनत छोड़ देंगे तो खेत सूख जाएंगे। कारीगर बोले, अगर हम काम बंद कर देंगे तो हुनर खत्म हो जाएगा। अकबर ने निर्णय लिया, हम अपने पसीने से कमाया हुआ सोना ही स्वीकार करेंगे। साधु मुस्कुराया। उसने अपनी दाढ़ी उतारी। सब चौंक गए। वह दरअसल पड़ोसी राज्य का दूत था, जो राज्य को आलसी और लालची बनाकर कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने कहा, सोने का पेड़ बाहर नहीं उगता, वह लोगों की मेहनत में उगता है। साधु को वापस भेज दिया गया। राज्य में फिर से मेहनत और ईमानदारी की कद्र बढ़ी। लेकिन रात को राजकुमार बीरबल के पास आया और बोला, अगर कभी सच में ऐसा बीज मिल जाए जो बिना मेहनत के सब दे दे, तब क्या हम उसे ठुकरा देंगे? बीरबल हल्के से हंसे। उस दिन इंसान होना छोड़ देंगे। अकबर और बीरबल इंसानियत की जड़ें भाग 25। राजकुमार के सवाल के बाद रात भर बीरबल सो नहीं पाए। अगले दिन दरबार में उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। जहांपनाह, हम एक नई परीक्षा करेंगे, सोने के पेड़ की नहीं, लोगों के दिल की। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? लार्ज डायमंड नई घोषणा। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, जो व्यक्ति यह साबित करेगा कि उसने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की है, उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में दरबार लोगों से भर गया। कोई बोला, मैंने गरीब को धन दिया। दूसरा बोला, मैंने मंदिर बनवाया। तीसरा बोला, मैंने सैनिकों को खाना खिलाया। सब अपने अपने काम गिना रहे थे। बीरबल चुप थे। लार्ज डायमंड एक छोटी बच्ची। तभी एक छोटी सी लड़की दरबार में आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा पौधा था। वह बोली, मैंने अपने पड़ोसी बूढ़े बाबा के लिए यह पौधा लगाया है। उनकी आंखें कमजोर हैं, वे रोज बाहर नहीं जा पाते। मैं चाहती हूँ कि उनके आंगन में हरियाली रहे। दरबार शांत हो गया। अकबर ने पूछा, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? लड़की मुस्कुराई, कुछ नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही असली सोने का बीज है। लार्ज डायमंड असली समझ। बीरबल बोले, जब हम बिना लालच के भलाई करते हैं, तभी सोने का पेड़ मजबूत होता है। राज्य की ताकत सेना या धन से नहीं, लोगों की इंसानियत से बनती है। अकबर ने उस बच्ची को सम्मानित किया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर होने लगे। अब असली परीक्षा आने वाली थी। क्या इंसानियत की जड़ें सूखे में भी हरी रह पाएंगी? बीरबल ने राजकुमार से कहा, अब देखना कौन सच में सोने का पेड़ बचाता है। अकबर और बीरबल सूखे की परीक्षा भाग 26। राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सिकुड़ गईं, कुएं आधे रह गए, खेतों में दरारें पड़ने लगीं। लोग घबराने लगे। कुछ अमीर व्यापारी अनाज जमा करने लगे। कीमतें बढ़ने लगीं। दरबार में हंगामा मच गया। सेनापति बोले, अगर हालात ऐसे रहे तो दंगे हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या करें? लार्ज डायमंड बीरबल की योजना।
बीरबल ने तुरंत 3 फैसले सुझाए। अनाज का भंडार खुलवाओ, राजकीय गोदाम से अनाज सस्ती कीमत पर बांटा जाए, पानी का समान बंटवारा, हर गांव में पानी की सीमा तय की जाए, कोई भी ज्यादा संग्रह नहीं करेगा। साझा श्रम अभियान, पूरे राज्य में नए तालाब और कुएं खुदवाए जाएं। अकबर ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। लार्ज डायमंड लालच की परीक्षा, लेकिन कुछ व्यापारी चोरी छिपे अनाज छुपा रहे थे। बीरबल को खबर मिली, उन्होंने एक चाल चली, घोषणा कर दी कि जिसके घर में जरूरत से ज्यादा अनाज मिलेगा उसे दंड मिलेगा, लेकिन जो खुद आकर बताएगा उसे माफी और सम्मान मिलेगा। अगले दिन कई व्यापारी खुद दरबार में आ गए। राजकुमार ने पूछा, वे डर गए क्या? बीरबल मुस्कुराए, डर नहीं, सम्मान की चाहत। लार्ज डायमंड लोगों की एकता। गांवों में लोग मिलकर तालाब खोदने लगे, बच्चे पानी बचाने लगे, महिलाएं अनाज बांटने लगीं। धीरे धीरे एकता बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में बारिश आई, नदियां फिर भरने लगीं, राज्य बच गया। लार्ज डायमंड सबसे बड़ी सीख। अकबर ने दरबार में कहा, आज समझ आया कि सोने का पेड़ बारिश से नहीं, आपसी सहयोग से हरा रहता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, संकट असली चेहरा दिखाता है। आज हमारे राज्य ने साबित किया कि उसकी जड़ें मजबूत हैं। राजकुमार गर्व से बोला, अब मैं समझ गया, राज्य की ताकत धन या सेना नहीं, लोगों की एकता है। लेकिन दूर पहाड़ियों में एक नया खतरा पनप रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य की इस एकता को तोड़ना चाहता था। उसने कसम खाए, मैं इस सोने के पेड़ की जड़ों में दरार डालकर रहूंगा। अकबर और बीरबल फूट का बीज भाग 27। पहाड़ियों में छिपा वह व्यक्ति कोई साधारण दुश्मन नहीं था, उसका नाम था जफर खान। वह पहले राज्य का एक अधिकारी था, लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा के कारण दरबार से निकाल दिया गया था। अब उसने बदला लेने की ठान ली। लार्ज डायमंड उसकी चाल। जफर खान ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना, उसने अफवाहें फैलानी शुरू की। राजा सिर्फ अमीरों की सुनता है, किसानों का अनाज छीन लिया जाएगा, कारीगरों को बाहर वालों से बदल दिया जाएगा। धीरे धीरे कुछ गांवों में अविश्वास फैलने लगा, लोग आपस में शक करने लगे। लार्ज डायमंड बीरबल को भनक। बीरबल को खबर मिली कि कोई लोगों के मन में जहर घोल रहा है। उन्होंने गुप्त रूप से जांच करवाई, सभी सुराग जफर खान की ओर इशारा कर रहे थे। राजकुमार गुस्से में बोला, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन बीरबल शांत थे, नहीं, अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम सच छिपा रहे हैं। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? लार्ज डायमंड जनता की सभा। बीरबल ने पूरे राज्य में खुली सभा बुलवाई, हर गांव से प्रतिनिधि आए। दरबार के सामने बीरबल ने कहा, आज कोई सजा नहीं होगी, आज हर व्यक्ति खुलकर अपनी शिकायत रखेगा। लोग बोलने लगे, किसानों ने पानी की समस्या बताई, कारीगरों ने बाजार की परेशानी कही, व्यापारियों ने करों की बात उठाई। अकबर ने सब सुना। फिर बीरबल बोले, अफवाह अंधेरे में पनपती है, जहां सवाल पूछने की आजादी हो वहां झूठ टिक नहीं सकता। लार्ज डायमंड असली खुलासा। सभा के बीच ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वह जफर खान था। वह चिल्लाया, ये सब दिखावा है। बीरबल मुस्कुराए, अगर दिखावा है तो तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सच यही मिलेगा। लोगों ने उसकी पुरानी करतूतें याद की। धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होने लगा। अंत में उसने सिर झुका लिया। अकबर ने उसे दंड देने की बजाय कहा, अगर तुम सच में राज्य से प्यार करते हो तो अपने कौशल से सेवा करो, नहीं तो हमेशा के लिए राज्य छोड़ दो। जफर खान चुपचाप चला गया। लार्ज डायमंड सबसे बड़ी जीत। राजकुमार ने पूछा, आपने उसे सजा क्यों नहीं दी? बीरबल बोले, कभी कभी सजा से ज्यादा असर सच का सामना कराने में होता है। राज्य की एकता और मजबूत हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद राजकुमार को एक गुप्त पत्र मिला, जिसमें लिखा था, सोने का पेड़ बाहर से नहीं, अंदर से गिराया जाएगा। अब खतरा बाहर का नहीं, दरबार के अंदर का था। अकबर और बीरबल दरबार की साजिश। भाग 28। राजकुमार को मिला वह गुप्त पत्र साधारण नहीं था, उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जब जड़ ही खोखली हो जाए तो पेड़ अपने आप गिर जाता है। राजकुमार ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा और बोले, ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो दरबार की बातें जानता है। अकबर गंभीर हो गए, क्या हमारे ही लोग? लार्ज डायमंड शक की दीवार। दरबार के कुछ मंत्री अचानक अजीब व्यवहार करने लगे थे, कोई फैसलों का विरोध कर रहा था, कोई जनता में भ्रम फैला रहा था। राजकुमार क्रोधित हो उठा, हम सबकी जांच करवाएंगे। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, इससे अविश्वास और बढ़ेगा। लार्ज डायमंड बीरबल की नई चाल। बीरबल ने एक योजना बनाई।
उन्होंने दरबार में घोषणा की, कल से राज्य के सभी बड़े निर्णय गुप्त रखे जाएंगे, लेकिन हर मंत्री को अलग अलग योजना बताई जाएगी। हर मंत्री को एक अलग सूचना दी गई, किसी को कर बढ़ाने की बात, किसी को सेना बढ़ाने की योजना, किसी को व्यापार समझौते की खबर। कुछ ही दिनों में बाहर अफवाह फैल गई कि राजा कर दोगुना करने वाले हैं। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि यह सूचना सिर्फ एक मंत्री को दी गई थी। अब गद्दार पकड़ा जा चुका था। लार्ज डायमंड असली गुनहगार। वह मंत्री लालच में पड़कर दुश्मनों को खबर दे रहा था। दरबार में उसे बुलाया गया। वह घबराया हुआ था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपने ही राज्य की जड़ काटने की कोशिश की। मंत्री ने माफी मांगी। राजकुमार बोला, इसे तुरंत दंड मिलना चाहिए। लार्ज डायमंड अंतिम निर्णय। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गद्दारी की सजा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सबको ये दिखाना कि न्याय निष्पक्ष है। मंत्री को पद से हटा दिया गया और राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अकबर ने घोषणा की, सोने का पेड़ तभी मजबूत रहेगा जब उसकी जड़ों में विश्वास होगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली। अब तो खतरा खत्म हो गया है ना? बीरबल की आंखों में हल्की चिंता थी। खतरा कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। और उसी रात राजमहल के खजाने से एक रहस्यमयी नक्शा गायब हो गया। अकबर और बीरबल गायब नक्शे का राज भाग 29। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। राजकीय खजाने से एक पुराना नक्शा गायब था, वही नक्शा जिसमें राज्य के गुप्त जलस्रोत और सुरक्षित मार्ग चिन्हित थे। अकबर क्रोधित थे। ये साधारण चोरी नहीं, ये राज्य की सुरक्षा पर वार है। राजकुमार चिंतित हो उठा, अगर यह नक्शा दुश्मनों के हाथ लग गया तो? बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चोरी करने वाला समझदार है, लेकिन शायद उतना नहीं जितना वह सोचता है। लार्ज डायमंड बीरबल की जांच। बीरबल ने महल के पहरेदारों से पूछताछ की। रात को कोई शोर नहीं हुआ था, मतलब चोर अंदर का ही कोई था। उन्होंने देखा कि नक्शा रखने वाले संदूक पर धूल जमी थी, लेकिन ताले पर हल्की सी मिट्टी लगी थी। ये मिट्टी महल की नहीं, बीरबल ने कहा, ये पहाड़ी रास्ते की है। राजकुमार चौंका, तो क्या जफर खान वापस आ गया? बीरबल बोले, संभव है, लेकिन अभी निष्कर्ष जल्दी होगा। लार्ज डायमंड एक चाल। बीरबल ने गुप्त रूप से एक नई अफवाह फैलवाई। जो नक्शा चोरी हुआ है वह असली नहीं था। असली नक्शा तो राजा के निजी कक्ष में सुरक्षित है। 2 दिन बाद खबर आई, किसी ने रात में राजा के निजी कक्ष में घुसने की कोशिश की। चोर पकड़ा गया। लार्ज डायमंड असली सच्चाई। वह कोई और नहीं, बल्कि वही निष्कासित मंत्री था जिसे दरबार से निकाला गया था। उसने स्वीकार किया, मैं नक्शा लेकर पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों को देना चाहता था। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। राजकुमार बोला, अब तो सख्त सजा देनी ही होगी। लार्ज डायमंड बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह नक्शा भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन असली ताकत नक्शे में नहीं, उसे समझने वाले लोगों में है। अकबर ने मंत्री को कारावास की सजा दी। नक्शा वापस मिल गया। राज्य सुरक्षित था, लेकिन बीरबल रात को अकेले खड़े आसमान देख रहे थे। राजकुमार ने पूछा, अब सब ठीक है ना? बीरबल ने धीरे से कहा, नक्शा तो मिल गया, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपने भविष्य का रास्ता खुद बना रहे हैं, या सिर्फ पुराने नक्शों पर चल रहे हैं? राजकुमार सोच में पड़ गया। और तभी राजधानी में एक नई खोज की खबर आई। एक युवा वैज्ञानिक ने ऐसी मशीन बनाई थी जो खेती को पूरी तरह बदल सकती थी। अकबर और बीरबल नई खोज की चुनौती भाग 30। राजधानी में एक युवा आविष्कारक की चर्चा थी। उसका नाम था आर्यन। उसने ऐसी मशीन बनाई थी जो खेतों की जुताई और बुवाई दोनों काम एक साथ कर सकती थी। किसान खुश थे, अब मेहनत आधी हो जाएगी। राजकुमार उत्साहित था, यही तो भविष्य है। लेकिन कुछ बुजुर्ग किसान चिंतित थे, अगर मशीन सब काम करेगी तो मजदूरों का क्या होगा? दरबार में फिर बहस छिड़ गई। लार्ज डायमंड मशीन का प्रदर्शन। अगले दिन दरबार के सामने मशीन का प्रदर्शन हुआ। आर्यन ने मशीन चलाई। कुछ ही घंटों में खेत तैयार हो गया। सब तालियां बजाने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें इसे पूरे राज्य में लागू कर देना चाहिए? बीरबल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, हर नई चीज को अपनाने से पहले 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या इससे सभी को लाभ होगा? क्या इससे किसी का जीवन बर्बाद होगा? क्या हम इसके दुष्परिणाम समझते हैं? दरबार शांत हो गया। लार्ज डायमंड एक नई योजना। बीरबल ने सुझाव दिया, मशीन को तुरंत हर जगह लागू न करें, पहले कुछ गांवों में प्रयोग करें और मजदूरों को नई तकनीक सीखने का अवसर दें। आर्यन को आदेश दिया गया कि वह किसानों को प्रशिक्षण दे। धीरे धीरे मजदूर मशीन चलाना सीख गए।
उनकी मेहनत कम हुई और उत्पादन बढ़ा। लार्ज डायमंड असली बदलाव। कुछ महीनों में राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया। राजकुमार ने गर्व से कहा, अब हमारा सोने का पेड़ सच में चमक रहा है। बीरबल मुस्कुराए, सोने का पेड़ तब चमकता है जब जड़ें परंपरा में हों और शाखाएं भविष्य की ओर बढ़ें। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारा राज्य ज्ञान और नवाचार का केंद्र बनेगा। लेकिन दूर किसी और राज्य में एक खबर पहुंची। एक शक्तिशाली सम्राट ने सोचा, अगर यह राज्य इतना प्रगतिशील हो गया तो यह मेरे लिए खतरा बन सकता है। उसने एक गुप्त दूत भेजा जो दोस्त बनकर आएगा, लेकिन इरादा कुछ और होगा।